हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और आज की क्लास से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा चैप्टर 1 है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कूल्स ऑफ थॉट। तो आज हम वही कवर करने वाले हैं। ये क्लासेस आपकी पीजीटी एग्जाम्स, टैट एग्जाम्स एंड ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। आई होप ये क्लासेस आपको अच्छी लगने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। यस, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने। फर्स्ट पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, इसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल मार्केट एक्सेट्रा को स्टडी करते हैं। और बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हम इकोनॉमी को एज अ होल लेते हैं। इसमें हम एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करते हैं, जिसमें हम टोटल कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा को स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्राइस थ्योरी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कूल्स ऑफ थॉट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, फर्स्ट है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड है। क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन होती है। ये थ्योरी हमारी सेज लॉ ऑफ मार्केट पर बेस्ड है। सेज लॉ ऑफ मार्केट बोलता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब सप्लाई खुद ही अपनी डिमांड को बनाती है। इसमें बोला जाता है कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन में हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं कि एक लेबर काम पर आया है, तो उसने जो प्रोड्यूस किया है तो वो तो सप्लाई हो रही है, और उसको प्रोड्यूस करने के बदले में उसको हम कुछ रिवॉर्ड देते हैं, लाइक वेजेस दे रहे हैं। तो वो वेजेस उसके पास उसकी इनकम बन जाती है, और उसी वेजेस से वो उसी सप्लाई मीन्स जो उसने अभी बनाया है उसी को खरीदने में वो यूज़ कर लेता है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि सप्लाई ने अपनी डिमांड को खुद ही क्रिएट कर लिया है। तो इसलिए बोला जाता है कि वट एवर क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, द होल ऑफ इट सोल्ड, जितना भी बनेगा वो सारा का सारा बिक जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्परेरी फिनोमिनन होता है किसी भी कैपिटल इकोनॉमी में। और अगर एक बार ये मान भी लिया जाए कि सप्लाई डिमांड के इक्वल नहीं हो पाती है, मतलब जितनी सप्लाई हो रही है उतनी डिमांड नहीं हो रही है, अगर डिमांड नहीं होगी तो प्राइजेस कम हो जाएंगी, और अगर प्राइजेस कम हो जाएंगी तो जो प्रोड्यूसर है उन्हें इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा और वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है, डिमांड कम होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, तो इससे बोला जाता है कि वेज रेट कम हो जाएगी। तो अगर वेज रेट कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर ये सोचता है कि जहां मैं पहले एक पर्सन से काम चला रहा था, अब मैं 2 को लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी वेजेस रेट जो है वो कम हो गई है, मतलब जितने पैसे मैं पहले एक को देता था वो उतने ही 2 को देने पड़ेंगे। तो वो एक की जगह 2 को काम पर रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा लोगों को काम मिलने लग जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन रहती है जहाँ पर सप्लाई डिमांड की इक्वल हो जाती है और फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। ओके, देयर विल बी नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मीट दिस सिचुएशन। और यहाँ पर एक बात बोली जाती है कि मार्केट फोर्सेस खुद अपने आप से वर्क करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि किस तरह से डिमांड कम होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा, और क्योंकि लोग वहाँ पर ज़्यादा काम पर रखे जाने लग जाएंगे। ओके, तो फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप से हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास केन्जियन थ्योरी। तो केन्जियन थ्योरी दी थी जेएम केन्स ने, उनकी बुक आई थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहे। फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में रहता है। तो केन्स का जो ये व्यू था अनएम्प्लॉयमेंट वाला, ये उनका ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था 1930 में, उस पर बेस्ड था। उस टाइम पर क्लासिकल थ्योरी थी लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ पर केन्स आए और उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और उन्होंने बोला कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो वहाँ पर किस कारण हो रहा है, वो हो रहा है एग्रीगेट डिमांड की कमी के कारण हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। और एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट होते हैं वो है डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये बोला जाता है कि शॉर्ट टाइम में हम कंजप्शन को नहीं बढ़ा सकते, तो अगर शॉर्ट टाइम में कंजप्शन नहीं बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लिया जाए। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो लेस प्रॉफिट पर अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएगा। तो अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा कौन?
तब वहाँ पर बात आती है कि गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा देती है, तो इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप से दूर हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है और वो मार्केट की सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर देती है। तो यहाँ पर केन्स ने इस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया, क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। ओके, नेक्स्ट है मोनेटरिज्म और न्यू क्लासिकल थ्योरी। ये दी थी मिल्टन फ्राइडमैन ने। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्रिटिसाइज किया केन्स को और बोला कि यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की नीड नहीं है, फिस्कल पॉलिसी की भी नीड नहीं है, क्योंकि अगर फिस्कल पॉलिसी होती है तो इससे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के जब बढ़ने लगते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको इंकरेजमेंट नहीं मिलती है और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो इसलिए बोला इन्होंने कि उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना है तो हमें मनी की सप्लाई में चेंज करना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए उन्होंने बोला कि सप्लाई ऑफ मनी को चेंज करिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी। तो यहाँ उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, जब मनी की बात करते हैं वो जितने हाथों से होकर के गुजरती है तो उसको बोल देते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ मनी है। लाइक 10 रुपीज़ है, वो एक वही 10 रुपीज़ होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है और कंज्यूमर के पास जाता है, तो हम बोल देते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ मनी है। ठीक है, तो ये बताए कि वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर बोलता है कि अगर आप सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देते हैं तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की गई, दिस थ्योरी अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी देन फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इसने मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और फिस्कल पॉलिसी को कम इंपॉर्टेंस दी है। बोला कि सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाओ तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट ठीक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है रेशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी। देखिए 1960 के बाद एक जो थ्योरी आई उसको हमने रेशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी नाम दिया। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, प्रोफेसर मूथ ने 1960 में एक आर्टिकल दिया था। उस आर्टिकल का नेम था रेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो वहाँ से इस थ्योरी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और इसको डेवलप किया प्रोफेसर लुकास एंड सर्जेंट ने। तो यहाँ ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो पर्सन है वो रेशनली उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। रेशनल क्या होता है, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखें तो जो पर्सन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सकता है, उसको जो मतलब अपने माइंड का सोच विचार करता है, तो इसको हम बोल देते हैं कि वो रेशनली डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है रेशनल एक्सपेक्टेशंस की। तो यहाँ पर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर रेशनली सोच रहा है, डिसीजन देख रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट जो अपनी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करेगी तो उससे जो पीपल हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेशनली एक्सपेक्टेशंस कर ली हैं, पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया है। जब वे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अगर चेंजेस कुछ करती भी है तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर अगर हम फिस्कल और मॉनेटरी की बात करें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, यहाँ पर उनका कोई काम नहीं रहता है। और अगर हम बात करें कि इस थ्योरी की, ये थ्योरी आई कैसे, मतलब इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ, इसका मेन कोज क्या था, इसका मेन कोज था स्टैगफ्लेशन। तो 1970 में क्या हुआ था, एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिस टाइम पर प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है तो उसको हम बोल देते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आई जहाँ पर हमने अदर थ्योरीज को अप्लाई किया। जैसा कि केन्स बोलता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें इंकरेजमेंट मिलती है कि प्राइसेस ज़्यादा हैं तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। केन्स ने बोला था ऐसा। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि प्राइसेस भी बढ़ रहे थे लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो या वहाँ पर जो केन्स की थ्योरी थी उसने काम नहीं किया, तो केन्स की थ्योरी ने काम करना बंद कर दिया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा था। तो उस टाइम पर ये देखा गया कि ये काम क्यों नहीं कर रही है थ्योरी, क्योंकि वहाँ पर रेशनल एक्सपेक्टेशंस काम कर रही थी। वहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी थी और मॉनेटरी पॉलिसी थी वो कोई काम कर नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पर फिस्कल पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं हमने उसका भी यूज़ कर लिया था और मॉनेटरी का भी यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर ये कोई काम नहीं कर रही थी।
ठीक है। तो ऑल दिस मीन्स दैट केन्स फिजिकल पॉलिसी एंड फ्राइडमैन मॉनेटरी पॉलिसी बोथ प्रूव्ड इनइफेक्टिव, तो वहां पर वे इनइफेक्टिव प्रूव हो गई। प्रोफेसर लुकास इज ऑफ द व्यू दैट इट वाज बिकॉज ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशंस, तो लुकास का यहाँ पर टोटली व्यूज था कि ये सब किसके कारण हुआ, रेशनल एक्सपेक्टेशंस के कारण हुआ, जिसमें फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई। ओके, तो यही थी हमारी क्या, रेशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लियर? आई होप ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।